नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्यवाही से सड़क से लेकर संसद तक संग्राम बरपाया हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल से घंटों की पूछताछ के बाद भी ईडी का एक्शन है। ताबड़तोड़ जिस तरीके से ईडी एक्शन में है, वहीं छापेमारियों से दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। कल नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को कल शाम सील कर दिया गया। कांग्रेस ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और अब कांग्रेस आर पार के मूड में आ चुकी है कि जो होगा आप देख लेंगे। कांग्रेस के युवराज ने साफ कर दिया, यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब याचना नहीं चलेगा, रण होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस सरकार से हर मोर्चे पर दो दो हाथ करने की तैयार है। वहीं मगर कई सवाल यहाँ ये बनते हैं कि अब जो सामने है वो आखिर जब कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया तो कार्यवाही से आखिर क्यों घबरा रही है सरकार? क्यों बिना शोर शराबा मचाए मामले की जांच नहीं होने देना चाहती? इन सब सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि पूरा प्रकरण आपको समझ आ जाए और कैसे आज दिन भर कल नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सील करने के बाद सियासत अपने चरम पर रहा और कैसे राहुल गांधी आज आग बबूला और गुस्से में दिखे, बौखलाए हुए थे। कहा प्रधानमंत्री से नहीं डरते और ना ही देश छोड़ के भागेंगे, यहीं रहेंगे और साबित करेंगे, लड़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट तमाम मेहमानों से मिलाएंगे, चर्चा आगे। रिपोर्ट देखिए। हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल हेराल्ड पर हंगामा जोरदार। बीजेपी कांग्रेस में बड़ी तकरार। ईडी का एक्शन, राहुल का रण। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन सड़क से संसद तक देखने को मिल रहा है। यंग इंडियन के दफ्तर सील होते ही दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। ईडी के एक्शन से तिलमिलाई कांग्रेस केंद्र पर डराने का आरोप लगा रही है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। बुधवार को जांच एजेंसी ने हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर को अस्थायी तौर पर सील कर दिया। ईडी का कहना है कि वो दफ्तर में छानबीन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सहयोग न मिलने पर दफ्तर को सील करना पड़ा। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जब यंग इंडिया लिमिटेड, यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी एक परिवार के पास है। और किस प्रकार से जो एजेएल की संपत्ति थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो संपत्ति थी, वो यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई है, इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आपको अवगत कराया है। अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? ईडी की ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हो रही है। ईडी ने सोनिया गांधी से 3 दिन में 11 घंटे और राहुल गांधी से 5 दिन में 50 घंटों की पूछताछ की थी।
इधर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। उन्होंने कहा, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। और क्या मतलब आप डरने वाले नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। और मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल ही नहीं सर, लगातार नेपाल और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आंच अब कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच गई है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, जिस पर खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती। लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। ईडी के एक्शन और कांग्रेस के रिएक्शन के बीच एक सवाल है जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस डर न होने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके नेता ईडी के बुलावे पर हंगामा करने लगते हैं। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चल क्या रहा है यही जानने की कोशिश हम सब कर रहे हैं और ऐसे में हमारे तमाम गेस्ट आज चर्चा के लिए बन चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूर्या मैथिल नेता हैं बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, सनम शाह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्टूडियो से नजर आएंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा सूर्या मैथिल जी से है। सूर्या मैथिल जी, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी को डर नहीं लगता कह रहे हैं वो, अब क्या आगे? धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रीति जी, डर तो किसी को लगना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो मूल मंत्र है कि सभी निर्भय होकर रहें, अपना जीवन जिएं, लेकिन डर लगना चाहिए। चोरों को लगना चाहिए, जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको लगना चाहिए। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जो धमकी देने वाली ब्रिगेड है ना, ये वो ब्रिगेड है जिन्होंने इस देश को 60 साल तक लूटा है। इस देश की अर्थव्यवस्था में दीमक की तरह इस देश को खोखला किया है। और अब जब समय आया है हिसाब देने का, तो ये धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम प्रतिकार करेंगे, हम विद्रोह करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि किस प्रकार का विद्रोह करेंगे? गांधी जी के जो सत्याग्रह वाला विद्रोह है वो करेंगे, या फिर हथियारबंद विद्रोह करेंगे, या ऐसा विद्रोह करेंगे जो गांधी जी की मूर्ति के ऊपर बैठकर वहां पर उनके नीचे बैठकर आपने चिकन खाया था, ऐसा विद्रोह करेंगे? किस प्रकार का विद्रोह करेंगे बताइए जरा। ठीक है, किस प्रकार का विद्रोह करेंगे? कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुद्दत अग्रवाल जी। किस तरह का विरोध प्रदर्शन, जी नमस्कार, किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी? जैसा कि सूर्या मैथिल साहब भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करेगी क्या पार्टी, ये तो बता दे। राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हम नहीं डरते और हम देश छोड़ के नहीं भागेंगे। प्रदर्शन क्या करेगी और प्रदर्शन का रुख कैसा होगा, ये कांग्रेस बता दे। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी जी मोदी सरकार से बिल्कुल नहीं डरते और मोदी जी से भी बिल्कुल नहीं डरते। मोदी सरकार की तो नीति है, जो उनके साथ नहीं है उनको डराओ धमकाओ, जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन इनकी बात का जवाब देता हूं। कांग्रेस ने हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया है, जो लोकतंत्र में हर नागरिक और हर पार्टी का अधिकार होता है। देखिए, आप बड़ी अजीब चीज देखा था अभी देश ने आपका प्रोटेस्ट,
अभी देखा था देश में आपका देखिए, इनको प्रोटेस्ट चुप रहिए ना, किस प्रकार से इनको चुप आपके करिए। कार्यकर्ता पुलिस आप के कैसे ऊपर लोगों थूक को रहे डिबेट थे, में ले आते उनकी हैं? वर्दियां आप फाड़ रहे कैसे थे। लोगों को डिबेट में ध्यान लाते हैं? कीजिए किस प्रकार से बाइकों कैसे में लोगों और को डिबेट सूर्या में लाते मैथिल हैं? सूर्या मैथिल जी पहले रिएक्शन ले लेते हैं। सूर्या साहब पहले रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर लौटेंगे चर्चा पे। पहले रिएक्शन सूर्या मैथिल जी, पहले रिएक्शंस ले लेते हैं। पहले रिएक्शन ले लेते हैं। मैथिल साहब पहले रिएक्शन। ठीक है, मुद्दत अग्रवाल जी जल्दी से रिएक्शन, तमाम मेहमान उनसे जल्दी से रिएक्शंस लेने होंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसका क्या और है, ये आप बीजेपी तय के नहीं करेंगे प्रवक्ताओं किस में प्रकार का व्यक्ति है, ये आप तय नहीं करेंगे। ठीक है ये मैथिल आपकी साहब, सामंती मैथिल सोच साहब तय नहीं ठीक है करेगी। मैथिल इस साहब। देश में गाय अच्छा वाला, मैथिल साहब इस देश थोड़ी में देर गाय के लिए वाला, रुक गाय वाला, जाइए। और मैं किसान का बेटा। आप लोगों से आप डरने इनका वाले ऑडियो नहीं बंद है। कर दीजिए ना पहले। मुद्दत साहब बहुत नहीं बोलते ठीक है, हैं। वो समझ गए मुद्दत जी, सूर्या मैथिल समझ गए, आप बताइए। आपातकाल लगा दो देखिए यहाँ वो पर भी। समझे नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है। जब कांग्रेस प्रवक्ता बोले तो बीच में टोकने लगते हैं, क्योंकि इनमें सवाल सुनने की हिम्मत तो है नहीं। मोदी जी भी इनकी बातें नहीं सुनते, बीजेपी को तो खुद ही हालत हुई है। तो उनको लगता है जब कांग्रेसी बोल रहे हैं तभी बोल लो, क्योंकि अपनी पार्टी में तो उनको बोलने का वैसे भी मौका नहीं मिलता, इसलिए ये अवसर ढूंढते रहते हैं कहां पे बोले। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास या के टीवी चैनल पे निकालते हैं जब दूसरा आदमी कोई चीज बोल रहा होता है। तो ये सोचने की बात है। देखिए राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने जाके ईडी के सामने सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक आदमी है हिंदुस्तान में जो जनता और ऑपोजिशन के किसी साल का सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वो है नरेंद्र मोदी जी। ना वो अनएम्प्लॉयमेंट पे जवाब दे रहे, ना वो प्राइस राइज पे जवाब दे रहे, ना वो पार्लियामेंट में जवाब देने को तैयार है, ना पार्लियामेंट के बाहर जवाब देने को तैयार है। मीडिया से वो इतना डरते हैं कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो देखिए जवाब ना देने में तो मोदी जी की वो कहते हैं ना महारत हासिल की है। हमारी चाहे कुछ भी करे, ये हमें दमन करे, हमें डराए, हमें बताए, लेकिन हम जवाब देते हैं। ठीक है आते रिएक्शन मुद्दत साहब, तहसीन पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन साहब सबसे पहले स्वागत है आपका, और साथ ही तहसीन पूनावाला जी, ईडी का कहना है कि हम तो गए थे नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छानबीन करने के लिए, हमारा इरादा नहीं था कि हम उसे सील कर दें। छानबीन करने के जब गए तो वहाँ नेशनल हेराल्ड वाले यानी कि जो लोग वहाँ थे उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कॉपरेशन हमें नहीं दिखा, इसीलिए मजबूरन हमें नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करना पड़ा, जिसको लेकर सुबह से ही ये बवाल कटा हुआ है। देखिए जी, अव्वल आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए एक दरख्वास्त है रिक्वेस्ट। जब मैं बोल रहा हूँ तो अगर बीच में खास करके बीजेपी के प्रवक्ता ना बोले, क्योंकि डिस्टर्ब होता था, तो व्यूअर्स से उनको बात समझ नहीं ठीक है, आप बोलिए आप बोलिए मैं अपनी बात कुछ दिनकर की कविताओं की कुछ लाइन से तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उससे शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि दिनकर की कविता का आजकल माहौल चल रहा है। मोदी इंसाफ दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे कांग्रेस को बांधने चला जो था 80 साल में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर गया, इनका विवेक मर गया। अब मैं आपको बताता हूँ इनका विवेक क्यों मर गया, क्यों ये नेशनल हेराल्ड को सील करना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी भारत की आजादी के लिए। ये वो अखबार है जिसके बारे में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मेरे कांग्रेस के कई नेताओं से, नेहरू जी से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं सुभाष चंद्र बोस को बोलता हूँ, कुछ विषयों पे डिफरेंसेस थे, लेकिन नेशनल हेराल्ड ने हमेशा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे साथ बैठ रहा है, और ये इस देश का तहसीन सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब, क्या ईडी को अपना काम करने से रोक रही है सरकार? क्योंकि ईडी का कहना है कि हम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छानबीन करने के लिए गए थे, जो कि उनका राइट है। प्रीति में उसी पर आ रहा हूँ, एक मिनट। तो ये क्यों सील कर रहे हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा, ये इसलिए सील कर रहे हैं क्योंकि जब हम आजादी के 75 ईयर्स मना रहे, आरएसएस जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था और चाटुकारिता कर रहा था, जिसके जंगे आजादी में कोई भूमिका नहीं थी, वो नेशनल हेराल्ड से चलता है और गांधी परिवार से चलता है, जिन्होंने शहादत दी है जंगे आजादी की लड़ाई। अब आते हैं आपके टेक्निकल सवाल पे। आर्टिकल 20/3 ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट नहीं है कि मैं खुद को इंडाइट नहीं करूं, ये संवैधानिक अधिकार है। ईडी को जो कुछ भी जांच करना है वो जाकर करे, कोऑपरेट नहीं करना है बहुत वेग स्टेटमेंट है। किस हिसाब से कोऑपरेट नहीं किए? क्या राहुल जी नहीं गए, सोनिया जी नहीं गए, क्या वहां पर कोई नहीं गया? किस चीज के लिए? आज इस केस को बीजेपी के प्रवक्ता है, इसका स्पष्ट जवाब दे। ईसीआर मेरे पास यहाँ इस केस का पड़ा हुआ है, मैं आपके दर्शकों को दिखा देता हूँ। ईसीआर है, ये 2015 का ईसीआर जो ईडी ने रजिस्टर किया।
इसके बाद इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण जेटली जी कहते ईसीआर बंद हो गया, ईडी ने केस बंद कर दिया। मरहूम अरुण जेटली जी के दबाव के अंदर उनकी वजह से ये केस बंद हो गया, ईडी ने कहा इस केस से कुछ नहीं। ये मैंने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे आप मुझे फैक्ट चेक करना, ईसीआर यहाँ है, बंद हो गया है। किस बेसिस पे ये केस खुला है, मुझे आप या तो एफआईआर दे दीजिए या तो ईसीआई नंबर दे दीजिए। मैंने आपको 2015 का दे दिया, आप मुझे 2022 का दे दीजिए। ये केस किस बेसिस की इन्वेस्टिगेशन पे हो रहा है? कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन मत सुनाइए। आज बीजेपी के प्रवक्ता को मुझे एक्सपोज करे, मुदित भाई को एक्सपोज करे, एफआईआर नंबर दे दे, ईसीआर नंबर दे दे, कीजिए एक्सपोज, चलिए। ठीक है, हम बीजेपी के नेता को कहेंगे कि एक्सपोज कर दे। आप जैसा कि कह रहे हैं कि हम नहीं एक्सपोज में करवाती हूं, ठीक है, मैं एक्सपोज करवाती हूँ, आती हूँ एक्सपोज करवाने पे। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, हमारे साथ सनम जुड़ चुके हैं। सनम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईडी को बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल। भाजपा का कहना है भारतीय जनता पार्टी ने कल के बाद से ताबड़तोड़ लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना है कि भाजपा राजनीति जो कर रही है वो दुश्मन वाली राजनीति है, दुश्मनी वाली राजनीति है। लेकिन भाजपा का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है और जो लोग संलिप्त हैं इस पूरे के पूरे घोटाले में उनको हम घसीट के रहेंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आज बुलाया गया पूछताछ के लिए। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आज बीजेपी ने, तो मैडम मैं जम्मू कश्मीर से हूं, जम्मू कश्मीर को तो तबाह और बर्बाद किया है, पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद किया है। ये बात ईडी की करना चाहते हैं और मैं बीजेपी के नेताओं को ये कहना चाहता हूं और मैं ईडी को कहना चाहता हूं, आप इन्वेस्टिगेशन दे दें किसी होनेस्ट बाहर के मुल्क के आदमी को। आप आधे घंटे के लिए ईडी आप इजाजत दे दें आप हमें, हम सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी वालों को निकाल के बताएंगे। पहले ही अपने गिरफ्तार पे जाएं कि आखिर तुम किस पर आवाज उठा रहे हो। अगर तुमने एक उंगली हमारे तरफ की हुई है, 3 तुमने अपनी तरफ की हुई है। पत्थर मारने दे तो बढ़िया है। 370 हटा दी, 35 से हटा दी तो पेट में दर्द हो रहा है। होना चाहिए, गद्दारों के पेट में दर्द होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है डर लगना चाहिए, जनता पार्टी वाले निकलेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन ईडी करे ना, ये जो बीजेपी का नेता बैठा हुआ ना, ये भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के अंदर आएगा। अरे दर्द हमें नहीं हो रहा, आज तुम गंदी राजनीति कर रहे हो, आज तुम इंतकाम ले रहे हो। अरे तुम चाइना पे बात नहीं कर रहे हो, अरे तुम चाइना पे बात नहीं कर रहे हो, वो सलमान के अंदर आके कब्जा कर रहा है। अरे मैडम आधे घंटे के लिए अगर मुझे ईडी बनाकर इजाजत दी जाए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को निकाल के बताऊंगा। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। ठीक है। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी में इनको निकाल के बताऊंगा। 1 घंटे की आप इजाजत कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस ईडी बनकर इन्वेस्टिगेशन करे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी के आपके पास सर्वेश्वर पाठक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। सर्वेश्वर जी, राहुल गांधी का कहना है ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ईडी को धमकाया जा रहा है। देखिए प्रीति जी, ईडी उसी पे कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार किया है। कोई आम आदमी पे ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम आप चैनल के स्टूडियो में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर राहुल गांधी भ्रष्ट है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 2000 की संपत्ति बचाने के 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए सब नाटक चल रहा है। जैसे कि तहसीन पूनावाला जी ने बोला था कि उन्होंने रश्मि रथी का जिक्र किया था और कहा था कि नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही चीज़ मैं राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि जब एजीएल को ट्रांसफ़र किया गया यंग इंडिया कंपनी बना के और 38% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम हुआ, 12% शेयर जो है मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम हुआ, उस समय उनके नाश मनुष्य पर छाता है, यह चीज उन पे लागू हुई थी। उनके जो दरबारी थे उनको समझाया नहीं, वो समझ रहे थे कि कांग्रेस का राज सदा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ, ईडी वहां छापा मार रही है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां ईडी छापा मार रही है। जिस पे जो भ्रष्ट है
उसी पे ईडी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, जहां भ्रष्टाचार है वहां ईडी कार्रवाई कर रही है। तहसीन पूनावाला बहुत देर से हाथ उठा रहे थे जी, ईडी वही कार्रवाई कर रही है, सर्वेश्वर सर्वेश जी का कहना है, जहां पर भ्रष्टाचार है। मैं उनका ठीक है, पूनावाला फर्स्ट पूनावाला जी बताएं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके स्टूडियो में बैठे ये, और इन्होंने ये प्रॉपर्टी का मसला उठाया। पहली बात, 2000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 2012 में थी, अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 5000 करोड़ है। पहली बात, तथ्यों से बात करते हैं, 5000 करोड़ 2000 करोड़ थे। लेकिन साहब सुन लीजिए शांति। अगर आपने एजीएल का पहला पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव का पढ़ा होता, यंग इंडियंस का पहला पैराग्राफ, फिर दूसरे पैराग्राफ, तीसरे, चौथे, पांचवें, पूरे पन्ने की बात नहीं कर रहा, पहला पैराग्राफ एजीएल के ऑब्जेक्टिव और यंग इंडियंस के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते तो प्रीति जी फैक्ट चेक कीजिए मुझे, उसके पहले ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि एजीएल की संपत्ति यंग इंडियंस को ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। इसकी दो वजह है। एक वजह, यंग इंडियन सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यानी कि डायरेक्टर्स जो इसके हैं ये पहले तो पैसे ले नहीं सकते, संपत्ति ले नहीं सकते। दूसरी वजह, ये जो आपके विजुअल्स चल रहे हैं ना प्रीति जी हेरल्ड हाउस के, ये हेरल्ड हाउस कोई एजीएल की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, ऑन लीज है। जैसे कोई बिल्डिंग होता है लीज, आप कोई लीज को बेचेंगे कैसे? ये देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समर्थक है इतनी गलत बात करते हैं। मैं अब भी चैलेंज में हूँ और मुदत जी मेरे साथ है, आप मुझे ईसीआर या एफआईआर नंबर दे दीजिए। भैया मैं दे रहा हूँ आपका जवाब, मुझे मौका तो मिले। पटियाला हाउस कोर्ट के उस मजिस्ट्रेट का नाम भी बता रहा हूँ जिन्होंने, आप सुन लो, पूरी बात सुन लो, बहुत बोल लिया तुमने। सुनो मैडम, देखिए मैडम आ रही सनम, बहुत देर से मैथिल साहब हाथ उठा रहे, बहुत देर से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास। सबसे पहले सूर्य मैथिल, आती हूँ सर, सूर्य मैथिल पहले, सबसे पहले मैथिल साहब। प्रीति जी, यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी ने बहुत सारे दोहे पढ़ दिए रश्मि रति के, और फिर एफआईआर नंबर देकर कहा मुझे एक्सपोज करो। तो मेरे मित्र, यदि इतने ही ज्यादा आपके पास में सबूत थे तो क्या कारण रहा कि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो इनके ऊपर? दूसरी चीज, मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, पटियाला हाउस में गए, वहां पर बेल मिली। तीसरी चीज, जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए एफआईआर क्वेश करने के लिए, तो ये जो पिटारा आप लेके आए हैं, क्या ये पिटारा आपके कांग्रेस के अधिवक्ताओं के पास नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की जो आपकी काबिलियत है आप उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? वहां पर क्या कहा गया कि ये जो केस है इस पे क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए। और चौथी चीज प्रीति जी समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, जिस नेशनल हेराल्ड की ये बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए 2012-13 में था, आज उसकी वैल्यू जो 5000 करोड़ हो गई है। इन्होंने कहा कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है। तो मैं आपसे मित्र पूछना चाहता हूं, यदि पूरे के पूरे शेयर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसका मालिकाना अधिकार किसके पास होता है? ये जो गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर वाली जो कहानी आप लोग घुमा रहे हो ना, यही कारण है कि ईडी ने बुला कर आपसे जानकारी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुड बी गोइंग इन क्रिमिनल वे। जवाब लेते हुए जवाब लेते हुए जी कुछ कह रहे थे आप? बातों को चोरी की है, देश के लिए, देश की संपत्ति पर डाका डाला है, जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, वो एक सेक्शन 25 कंपनी है, ना राहुल जी ना सोनिया गांधी जी 1 रुपए का फायदा वहां से ले सकते हैं। वो एसेट ना सोनिया जी ना राहुल जी के नाम कभी ट्रांसफर हो सकते हैं। ये सच्चाई है जिसका बीजेपी कभी जवाब नहीं देगी। सूर्य मैथिल जी बोल, जवाब दे, फिर आती दीजिए ना मुदत साहब, जल्दी से ब्रेक पर जाना है। अरे सूर्य साहब एक सेकंड सूर्य साहब एक सेकंड मुदत साहब, जल्दी से ब्रेक पे जाना, जल्दी छोड़ रखिएगा। मैंने कहा देखिए, इनको चुप कीजिए ना, बहुत बोलते हैं, इनका ऑडियो बंद कीजिए। पता नहीं कहाँ आते बीजेपी आईटी सेल वाले क्या सिखाते हैं। पानी पिलाओ। 1975 इनका ऑडियो बंद कीजिए। मुदत साहब अपनी बात रख रहे थे, बीच में हमने ब्रेक ले लिया था। मुदत साहब, उसके बाद तहसीन पूनावाला, सबसे पहले मुदत साहब के पास। मुदत साहब, एक तहसीन पूनावाला के पास में जाना चाहूंगी, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे मुदत साहब। तहसीन पूनावाला, मुदत साहब आप साथ बने हुए हैं?
आपको आवाज आ रही है मुदत साहब? ठीक है, ठीक है। मैं अब सनम तहसीन पूनावाला के पास आती हूँ। तहसीन, एक बात बताइए, विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि बदले की कार्यवाही है, दुश्मनी है, और बदले की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए भाजपा इस तरह के रेड्स करवा रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर। अब यहाँ एक बात बता दीजिए, बंगाल में जो ईडी की रेड हुई है, बंगाल में ईडी की जो रेड हुई है वो अच्छा रहा या फिर बुरा रहा? ईडी की कार्यवाही कितनी सही और कितनी गलत थी? नहीं, अगर बात हम कर रहे हैं एजेंसियों के दुरुपयोग की, तो बंगाल में जो ईडी ने अपना जो जिस तरीके से नोटों का पहाड़ वहां से बरामद किया गया, सोने जवाहरात, सोने के बिस्किट्स, गहने, क्या कहेंगे इस पे? ये कौन सी, कहां की ये दुश्मनी भरी राजनीति रही? ईडी ने तो अपना काम किया और अच्छा काम किया। ठीक है प्रीति जी, मैं उसका स्पष्ट उत्तर दे दूंगा, लेकिन मैं फिर आपसे मौका चाहूंगा, बीजेपी के हमारे बंधु ने कुछ सवाल दिए, उसका उत्तर देने को, लेकिन मैं स्पष्ट जवाब आपका दे देता हूँ। ये बार बार एक भ्रम फैलाया जाता है कि ईडी बहुत बढ़िया काम करे, एक भ्रम है। नहीं तो ये भ्रम का, अरे तहसीन पूनावाला साहब, ये भ्रम कहाँ है? सुन लीजिए ना, क्योंकि मैं आंकड़ों का इंसान हूँ, मैं बिल्कुल आंकड़ों से बात करता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आंकड़े बताओ। नहीं, अरे रुक जाइए, मैं दे रहा हूँ। मैथिल साहब, तो पूनावाला जी को बोलने दीजिए जी। सुनिए आप, पार्लियामेंट के अंदर पंकज चौधरी जी एमओएस फाइनेंस ने ये आंकड़े दिए, आंकड़ों को आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। जब यूपीए की सरकार थी, 112 रेड हुई ईडी द्वारा, 104 चार्जशीट फाइल हुई। इसके बाद आते मोदी जी की सरकार, 2974 रेड्स होती है, चार्जशीट कुछ 300 फाइल होती है। कॉन्विक्शन कितने? 23 कॉन्विक्शन, और ये 23 कॉन्विक्शन में से 22 कन्विक्शन हुए जो यूपीए के केस थे। यानी कि मोदी जी के कार्यकाल में ईडी का कॉन्विक्शन रेट कितना है? 0.5। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता बार बार, अरे प्लीज आप बीच में बोला मत कीजिए ना। मैथिल साहब, मैं आती हूँ ना, मैथिल साहब, मैथिल साहब, बोलने दीजिए, आती हूँ। 20 सेकंड। नहीं, पिछली बार भी बहुत बोला इन्होंने, मेरे को जवाब देखिए अब यही करना पड़ेगा। नहीं, मैथिल साहब बोलने दीजिए ना, मैंने तो सवाल ही पूछा है कि ईडी ने कौन सी गलत कार्रवाई कर दी? अगर बंगाल, नहीं, मेरा सवाल है ना, मैं ले लेती हूँ। अरे 2 मिनट दे दिया मैथिल साहब। नहीं, मैथिल साहब 2 मिनट। तहसीन पूनावाला, नहीं, एक एक करके। अरे मैथिल साहब रुक जाइए, 2 मिनट। मुझे बताइए कि जब ईडी यूपीए उसी पे आ रहा था, अगर वो चिल्लाते नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। अरे बोलने दीजिए ना, मैं भी तो सुन लूं। पूनावाला के पास कौन सा फैक्ट है? 1 सेकंड बोलने दीजिए, मैं भी सुन रही हूँ, बोलिए। कोई फैक्ट नहीं है, डुगडुगी बजा रहे हैं। अरे रुक जाइए, बताइए तहसीन जी। प्रीति जी, पहले आपको व्यूअर्स को जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि 0.5% कन्विक्शन रेट। अब मैं दूसरा तथ्य यही देने वाला था, बीजेपी के प्रवक्ता हर चैनल पे कहते ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये मेरा दूसरा तथ्य था, इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं। आप 1 लाख करोड़ की, आप 10 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करो, जब तक आप कॉन्विक्ट करोगे ही नहीं, उस संपत्ति का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका कॉन्विक्शन नहीं होगा, आपको संपत्ति वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। सर चोर पकड़े गए हैं, कन्विक्शन होगा, जेल भी जाएंगे। ये आप बैठकर ना जिस प्रकार की बातें फैला रहे हैं ना, प्रीति जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, आप जानते हो मेरे मैथिल साहब, मैं आती हूँ ना। मैथिल साहब 1 सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए, उनकी बात को सुन लेते हैं। ना ये मुझे बोलने दे रहे, नहीं मुदित जी को बोलने दे रहे। हम तथ्यों से बात कर रहे हैं, एक तथ्य इनके पास है नहीं। चलो यार, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्लीज आप इनका फेडर डाउन करेंगे प्रीति जी। जेल भी जाएंगे लोग। सूर्या मैथिल जी 1 सेकंड रुक जाइए। मुदत साहब, कैसे डिबेट नहीं हो पाएगा? अरे सूर्या मैथिल जी म्यूट कीजिए, सूर्या जी की आवाज को म्यूट कीजिए। सूर्या साहब, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। एक है, बस सबको मौका दे रही हूँ, किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रही हूँ। रुक जाइए 1 सेकंड। 30 सेकंड लूंगा, ठीक है, बोलिए। 30 सेकंड लूंगा, फिर आप मेरा समय मोदी जी को दे दीजिए। 0.5% कन्विक्शन रेट है। मैंने भारत की सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही 1 लाख करोड़ की संपत्ति कॉन्फिस्केट करने का कोई मतलब नहीं होता जब कॉन्विक्शन नहीं होगा। क्या होगा? बच्चा पैदा होगा, उसकी मुंडन की तैयारी कर रहे हो, आपका रिजल्ट 0 है। तीसरी बात, तीसरा आंकड़े, ये भी पार्लियामेंट्री आंकड़े हैं। 905 रेड हुए प्रीति जी, विपक्ष और विपक्ष के से जुड़े लोगों पे 11 रेड, मात्र 11 रेड हुए बीजेपी के लोगों पर। ये भी जो 11 रेड हुए कोई बड़े लोगों पे नहीं हुए।
वो तो उसका पेड़ गवाही दे रहा है। अरे ये कैसे डिबेट होगा? ये व्यापम के अंदर कहा गया था कि ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पे कोई रेड नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा पे इन्होंने आरोप लगाए, कोई रेड नहीं। अब लास्ट बात अपनी समाप्त करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, दोबारा से मैं कह रहा हूं, या तो एक इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है या तो प्रेग्नेंट नहीं है, आधा प्रेग्नेंट कोई नहीं हो सकता। या तो एफआईआर है या तो एफआईआर नहीं है। आप बार बार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुना रहे, कोर्ट के आदेश। आप अगर कोर्ट का कोई आदेश भी रहेगा, आप मुझे एफआईआर का नंबर, ईसीआर नंबर देते एक्सपोज कीजिए, खत्म कीजिए। आप इनकम टैक्स के केस को ईडी के केस से जोड़ रहे, आप मुझे बता दीजिए 420 और 120 कब से ईडी ने सिविल ऑफेंस बने, कब बने, बताइए आप मुझे। ठीक है सूर्य मैथिल, उसके बाद मुदित जी मैं आती हूँ। सूर्य मैथिल पहले चलिए, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, फिर बाद में सूर्य मैथिल जी बोल लीजिए अपनी बात। देखिए प्रीति जी, यहाँ बैठकर जिस प्रकार से इन्होंने चोरों और घोटालेबाजों को डिफेंड किया, इन्होंने ये आंकड़ा दिया कि यूपीए 1 यूपीए 2 में इतना रेट्स पड़ी और एनडीए 1 और एनडीए 2 में इतनी रेट्स पड़ी, और वहां पर कन्विक्शन रेट ये रहा और कन्विक्शन रेट ये रहा। तो मेरे मित्र को मैं समझाना चाहता हूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल 10 साल पहले, आज 22 साल हो गए उनके कार्यकाल में, 18-19 साल हो गए, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी 8 साल हुए हैं, और 8 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। यह ठोक के बता रहा हूं मैं। आपके राज्य में 4000 करोड़ की रिकवरी हुई थी। अब दूसरा आपकी असलियत दिखाता हूं। आपके युवराज 14 दिसंबर 2021 को जयपुर में जाते हैं, वहां चिल्लाते हैं जनसभा के अंदर, मोदी जी ने तो अडानी अंबानी को सब बेच दिया जी, मोदी जी तो अडानी अंबानी से मिले हुए हैं जी। और उसके अगले दिन 15 दिसंबर 2021 को गहलोत सरकार ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी को 2500 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, सरकारी जमीन सौर ऊर्जा प्लांट के लिए दे दी। ये कौन सा ढोगलापन है भैया? ये तो बता दो। युवराज तो गाली देगा और तुम्हारे मुख्यमंत्री अडानी जी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। ठीक है, मुदगिल साहब जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मुदगिल साहब जवाब 20 सेकंड और, ठीक है, सवाल पूछेंगे जवाब देंगे। ठीक है 20 सेकंड देती हूँ मैं। ठीक है आप 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए। आप सवाल देंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे। बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल। और मैं तो बहुत ही शांति से एक भारत के आम नागरिक के मन की बात पूछता हूं। यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और कांग्रेस के समर्थक भी मौजूद हैं। 20 सेकंड लीजिएगा। विनम्रता से मुझे एक बात बता दीजिए, 2002 के गोधरा के दंगों में, गुजरात दंगों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने चारित्रिक हनन करने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने 20 साल तक लड़कर सोने की तरह तपकर कुंदन बन के बाहर आए, एक भी दाग नहीं रहा। लेकिन आज राहुल गांधी के ऊपर यदि क्वेश्चन है तो पूरी कांग्रेस क्यों लोटी लोटी फिर रही है? ठीक है, हो गया, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया। क्यों पुलिस वालों पे 20 सेकंड हो गया मुदत क्यों साहब, गाड़ियां जला रहे हैं? नहीं 20 सेकंड हो गया मुदत साहब। अरे ऑडियो बंद कर दीजिए। इनका ठीक है, उन्होंने नहीं 20 सेकंड ले लिया उन्होंने। अब मुदत साहब आप जल्दी साहब अपनी बात रखिए। मैं रख रहा हूं, इनको कोई टोके ना, बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले बात समझ लेते हैं, बीजेपी और ये ईडी का इस्तेमाल करके क्या करना चाहती है। ये भ्रम फैलाना चाहती है कि गांधी करप्ट है, और जो सवाल बीजेपी प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता कभी जवाब नहीं देते वो है ये, जो नेशनल जो एसोसिएटेड जनरल है या यंग इंडिया है, जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी शेयर होल्डर है, वो 1 रुपए का फायदा नहीं उठा सकते नेशनल हेराल्ड की किसी भी प्रॉपर्टी से, चाहे वो किसी। इनको चुप कीजिए प्लीज। ठीक है, कहां से ले आते हैं आप ऐसे प्रवक्ताओं को? देखिए वो 1 रुपए का फायदा नहीं उठा सकते, ना वो प्रॉपर्टी बेच सकते। आप गांधी परिवार तय करेगा भाजपा का फायदा क्या हो गया इनको? सर ऐसे आपको डिबेट करनी है तो या तो इनको हटा दीजिए, मैं चला सर। आप उनकी बात में ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात को रखिए। चलिए बताइए सर, कैसे लोग? देखिए 1 रुपए का फायदा ना सोनिया गांधी जी ना राहुल गांधी जी आज उठा सकते हैं, ना कभी उठाया है, ना कभी आगे उठा सकते हैं। इससे ये समझने की जरूरत है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है ईडी का इस्तेमाल करके। वो क्यों फैलाया जा रहा है?
देखिए ईडी एक हथियार है बीजेपी के हाथ में। आपने आज तक कभी सुना है ओईसी, जिसको बीजेपी कहती है बहुत ही मतलब देश के विरोध में है, उनके अगेंस्ट आज तक ईडी की रेड हुई है? वो कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं पर्चे के पीछे से। ये समझने की जरूरत है नेशनल हेराल्ड को बीजेपी क्यों टारगेट करना चाहती है। गांधी को टारगेट करना इसलिए, दूसरा नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए देश की धरोहर है, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बनाती थी। बीजेपी की दुखती रख क्या है, क्योंकि जब हम सारे हिंदुस्तानी, ज्यादातर हिंदुस्तानी अंग्रेजों के विरोध लड़ रहे थे, उस समय बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के चमचे बने घूम रहे थे, अंग्रेजों की मदद करते थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते थे और अंग्रेजों को अपनी एलिजिबल करते थे। सवाल है मेरा, एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है मोदी साहब, आपसे सवाल मैं पूछ नहीं पाई थी, आपसे सवाल मैं पूछ नहीं पाई थी। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा मोदी साहब। सूर्य मैथिल जी रुक जाइए, एक सवाल है मेरा, मैं मोदी जी से ले लेती हूँ। सूर्य मैथिल साहब एक सवाल है मेरा, मैं मोदी जी से ले लेती हूँ। एक सवाल है मेरा, मोदी साहब एक बात बताइए, दुश्मनी की राजनीति, एजेंसियों का दुरुपयोग दुश्मनी के कारण, ऐसे में बंगाल को देखा जा रहा है उस मुद्दे से जोड़कर दुश्मनी की राजनीति ईडी के दुरुपयोग से, महाराष्ट्र को और अब दिल्ली, क्योंकि नेशनल हेराल्ड एक मुद्दा बन चुका है, केंद्र बन चुका है। ऐसे में आप बताइए बंगाल में जो कार्यवाही ईडी ने की है उसमें गलत क्या दिखता है आपको? अगर नोटों के बंडल दिखाई पड़ते हैं, पार्थ चैटर्जी की संलिप्तता दिखाई पड़ती है, अर्पिता मुखर्जी उसमें ऐड होती हैं, इसमें ईडी ने कौन सी दुश्मन भरी कार्यवाही कर दी? सबसे पहले तो इसी का जवाब आप दे दीजिए, ईडी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? है कि अगर आज मिस्टर पार्था, जिनके ऊपर बीजेपी ने ईडी द्वारा रेड करवाई, या कल को वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो क्या आप ये कह सकते हैं उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी? हेमंत विश्वा शर्मा, नारायण राणे जो और मुकुल रॉय, जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो गई। पार्था के ऊपर आपने रेड की, बड़ी अच्छी बातें करी, किसी बीजेपी नेता के ऊपर भी कर लीजिए, येदियुरप्पा के ऊपर कर लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कर लीजिए, जो व्यापक स्कैम में लिप्त है, उसमें 40 के ऊपर संदिग्ध मृत्युएं हुई हैं। सवाल सिर्फ ये है, आपने कितनी पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी बीजेपी वालों को। सूर्य मैथिल जी रुक जाइए एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। सूर्य मैथिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए। आज बीजेपी के प्रवक्ता ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं, कल मिस्टर पार्था, जिनके ऊपर बीजेपी ने रेड की है, कल वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई बंद हो जाएगी। ठीक है, सर्वेश साहब, तहसीन पूनावाला जी का एक सवाल था, तहसीन जी का एक सवाल था, वो पेपर्स की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, लगातार उन्होंने यही पूछा कि आप दिखा दो, डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, आप डॉक्यूमेंट पे खेलें, आप लॉजिक जो डेटाज हैं उस पे खेलिए, आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ है, जवाब देने को कब से जवाब देंगे सर्वेश्वर जी? आपने कहा था कि एजीएल के शेयर और जो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते यंग इंडिया में, और आपको याद होगा कि 2015 में रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रॉपर बोला है, और ये द हिंदू को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि जो शेयर होल्डर्स के कंसेंट से, एजीएल के शेयर होल्डर के कंसेंट से शेयर ट्रांसफर किए गए हैं। तो आप तथ्यों पे बात करते हैं लेकिन तथ्य गलत पेश करते हैं। दूसरी बात, नहीं, एक सेकंड प्रीति जी, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने आपको कहा, सॉरी, एक सेकंड, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जी एक सेकंड, मैं दूसरी बात क्लैरिफाई करने दीजिए। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। मैंने कहा एजीएल की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, बिकॉज ये सेक्शन 25 कंपनी यंग इंडियन शेयर्स में तो डेट टू इक्विटी ट्रांसफर हुआ है, तो आखिर अगर कोई इसमें झोल नहीं है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो एजीएल एक इतनी अच्छी एस्टेब्लिश कंपनी थी, और कब उसका स्थापना किया गया था हम आप सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये यंग इंडिया कंपनी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? अगर ये घोटाला नहीं करना था तो ये इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी कहते हैं कि एक पैसा नहीं हो सकता, तो आखिर ये यंग इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों गई इस घोटाले को करने के लिए? दूसरी बात कि जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं तो 9 सितंबर 2018 को उनकी ये चीज भी खारिज हो गई है कि नहीं, जो उन्होंने गए थे हाई कोर्ट में कि इसको खत्म कर दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में जो मामला
मामला चल रहा था, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई, इसको खारिज कर दिया गया। तो आखिर जो कोर्ट जो इस पे संज्ञान ले रही है, कोर्ट जो डिसीजन ले रही है, तो क्या कोर्ट भी झूठी है कि इसमें कोई संलिप्तता नहीं है गांधी परिवार की, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं समझ गया आपके सवाल, उससे सुन लीजिए। एक, कोर्ट में जो मामला है वो इनकम टैक्स का मामला है, ना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। जी हाँ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हाँ, इनकम टैक्स का मामला है। उसी मामले के लिए ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, उसी मामले पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? सर सुन लीजिए, इनकम टैक्स हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंस, इनकम टैक्स हमारे मुल्क में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ईडी के मामले में अगर आपको ईडी में प्रोसेस करना है, जो चार्जेस है इस वक्त 420, 120 भी, वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है ईडी में, इसलिए तो एफआईआर नहीं, ईसीआर नहीं। आप एक घंटे से आप कोई मुझे दिखा नहीं सकता ईसीआर एफआईआर, इसीलिए नहीं है क्योंकि शेड्यूल्ड ऑफेंस है ही नहीं। दूसरी बात सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों यंग इंडिया खुला, तो उसका उत्तर देते आपको समाप्त कर देता हूं बात। यंग इंडिया इसलिए खुला क्योंकि जो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया था एजेएल को, उसका क्या सबूत है? ईडी भी तो वो पूछ रही है, न चेक के थ्रू न कैश के थ्रू, उसका कुछ तथ्य पेपर आप प्रस्तुत करिए कांग्रेस पार्टी की ओर से। 90 करोड़ अगर लोन दिया तो उसका क्या है? उसका सबूत भी दे देता हूँ, आप सुन लीजिए जी। पहले तो क्या सबूत था, पैसा दिया है, ये पैसा ना सिर्फ दिया है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कांग्रेस के रिकॉर्डेड है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्डेड है, और 6 नवंबर 2012 को इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आता है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा अधिकार है एजेएल को 90 करोड़ की लोन देना। ये जो लोन दिया गया था, ये एक साल में 2012 में नहीं दिया गया था, ये 2002 से लेकर 2012 में 2 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था पत्रकारों की सैलरी और ग्यारह देने को। सबसे पहली बात। दूसरी बात, नई कंपनी क्यों खोली? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि जब आप एक डेट नहीं चुका सकते तो कॉर्पोरेट लॉ पहला कहता है अगर डेट टू इक्विटी ट्रांसफर करना है आपको एक नई कंपनी खोलना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे वोडाफोन आइडिया का डेट वो नहीं चुका सकते निजी कंपनी, तो भारत सरकार ने एक नई कंपनी खोलते डेट टू इक्विटी ट्रांसफर किया। भैया ये कॉर्पोरेट लॉ का पहला उसूल है। नहीं तो 50 लाख रुपए में आप 90 करोड़ की लोन माफ कर दोगे, ये कौन सा है? और जो जितनी जो ट्रांसफर हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें केवल सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पिट्रोडा ही क्यों है? बाकी के जो स्वतंत्रता सेनानी के फैमिली थे उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? ये बताइए। सुन लीजिए इसका भी उत्तर। 50 लाख नहीं, ये भी आपका आंकड़ा करना नहीं, 1 करोड़ नहीं, इतने सारे जो न्यूज़पेपर, इतने सारे कोर्ट के समय जो साक्ष्य है कि 50 लाख रुपया दिया गया कांग्रेस पार्टी इनका सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो गलत है क्या? नहीं, मैं गलत हूँ। सारे न्यूज़पेपर इंडिया के सारे चैनल पूनावाला जी और कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक सनम शाह जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में आ गए। हालांकि बहुत लेट हो गए सनम, लेकिन सनम आ चुके हैं। ठीक है, उनको भी बोलने दीजिए। 2 मिनट सनम शाह को भी दे देते हैं। अब बहुत देर से तकलीफ कर रहे हैं बात करने के लिए। सनम शाह अपनी बात रखिए। सनम शाह अपनी बात रखिए। सनम शाह अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ठीक है सनम शाह, मैं आती हूँ सच आपको कड़वी लगेगी क्योंकि आपकी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया है, आते हैं और बीजेपी की भाषा बोलते हैं, किया है, जिनका सच सुनने में 2015 से फेल पे है और आए दिन वो दूर नहीं जब ये दोनों जाएंगे। सनम शाह अपनी बात रखिए। मुझे समय नहीं दिया जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप मुझ पे नहीं लगा सकते। अपने पार्टी के नेताओं को जाके देखिए ऐसे बाइंड अप हो जाएगा। सनम शाह को बात रखने दीजिए। 1 सेकंड दे दीजिए, बात रखने दीजिए। इंडिपेंडेंट है, 1 सेकंड दे दीजिए, बात रखने दीजिए। ठीक है सनम शाह, बात रखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट में लूंगा। आप कैमरे पे देख के बोलिए सनम शाह। गले में हार डाला था गला सजाने को, पर ये जालिम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। मैं जम्मू कश्मीर से हूं और ये मैं आज देश को बात बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता के नशे में आकर हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रही है, आज मैं पूछना चाहता हूं, गोवा के अंदर बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी का जो मसला हुआ है, ईडी उसके पीछे क्यों नहीं जा रही है? आज मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज तुम इतने गंदी राजनीति पे आ गए हो कि तुम कभी इनको पता नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। आपके ज्यादा बोलने से इनको पता नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। अरे आप हिम्मत
इनको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ बैठकर किसको बुला लिया आपने? किस आतंकी को बुला लिया? किस नक्सली को बुला लिया आपने? ये कौन सा पाकिस्तानी सपोला है जो यहाँ पे आकर बकवास कर रहा है? अरे आप भाई 2014 तक ईडी कांग्रेस के पास ही था। 2014 तक ईडी कांग्रेस के पास ही था। नहीं आखिर जो भ्रष्टाचार की बात न करें। ठीक है देखिए चर्चा एक सेकेंड चर्चा शिष्टाचार में कीजिए। प्रधानमंत्री हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम सम्मान के साथ बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर है। तहसीन पूनावाला एक सेकेंड तहसीन पूनावाला सनम शाह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, समझ गए? और मैं 2013 में कश्मीर में था, जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की भाषा मत बोलो। 60 साल की लेडी पत्थर मार रही थी, मैं वहीं पे कश्मीर में गया था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का और कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। सनम शाह ठीक है, सनम शाह तो बोलो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बोलो ये। सनम शाह एक बोलो भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। ऐसे बातचीत नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगा। एक सेकेंड सनम शाह एक सेकंड बोल भारत माता की जय। बोल वंदे मातरम। सनम शाह रुक जाइए। सनम शाह एक सेकंड सनम शाह सर्वेश्वर जी एक सेकंड ठीक है। मैथिल साहब एक सेकंड तहसीन पूनावाला रखिए जल्दी से अपनी बात। आपके स्टूडियो में उनका फेडर आउट कीजिए आपका जो राबता है वो पाकिस्तानियों के साथ है। क्या डिबेट हो रही है? पाकिस्तान के किसान को खुश करने के लिए ये बात आप बोल रहे हैं। आप डिबेट ठीक है मिस्टर मैं कहना चाहता हूँ आपको, इस पाकिस्तानी को बोलिए भारत माता की जय बोले। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ का खाता सर कैमरा उस साइड है आपका। बुलाया इस आतंकी को, बहुत गलत है ये। आप कहते हैं मैं भारत माता की जय बोलूं, अरे तब आप डायपर भी नहीं थे लगाते जब सनम शाह के छातियों पे गोली खाई। नहीं बोलेगा तो हिंदुस्तान क्यों रह रहा है तू? यहाँ पे क्यों रह रहा है? अरे आज आप मुझे कह रहे हो मैं भारत माता की जय बोलूंगा तो आप मुझे हिंदुस्तानी समझेंगे। अरे सनम शाह बोलनी पड़ेगी। यहाँ का खाते हो तो हिंदुस्तानी। ठीक है बाबा बाइंड अप करेंगे नहीं ऐसे नहीं बाइंड अप करेंगे। तहसीन पूनावाला छोटा सा रखिएगा। जी देखिए, आप स्टूडियो में जो बैठे एनालिस्ट उन्होंने एक सवाल पूछा 50 लाख का क्यों पैसा दिया गया शेयर कन्वर्जन। मैं आपके दर्शकों को बता दूं 5 लाख पेड अप कैपिटल से 50 लाख कांग्रेस लेके 1 करोड़ रुपए डोटेक्स कंपनी से लिया गया। दूसरी बार भाजपा के समर्थक और कुछ एनालिस्ट बताते कि ये हवाला का पैसा था। ये डोटेक्स कंपनी गोयनका ग्रुप की कंपनी, ईडी ने ये रूमर तो फैलाया हवाला था। इसके बाद आप जानते हैं कोर्ट के अंदर इनकम टैक्स चार्जेस के अंदर इनकम टैक्स ने विड्रॉ कर दिया कि हवाला कंपनी का नहीं, गोयनका की कंपनी। यही तो मैं कहता हूँ झूठ फैलाते, झूठ का इनके पास कोई तर्क नहीं। एंड करता अपनी डिबेट, दोबारा से वो सवाल पूछते थे शुरुआत में पूछा, कोर्ट की सारी टिप्पणी मान ली, एफआईआर इतिहास का है, सिर्फ ये डिबेट करते जा रहे, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ 20 सेकंड चाहिए मुझे। इधर 20 सेकंड ही देंगे, इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं। सिर्फ 20 सेकंड जल्दी से। सिर्फ 20 सेकंड ठीक है, 20 सेकंड ही लीजिए। देखिए यहाँ पर तहसीन पूनावाला सुनिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये घूम गए। मेरा तो केवल इतना प्रश्न है, जिस कंपनी की 5000 करोड़ रुपए की वेल्थ हो, संपत्तियां हो, उस कंपनी को आपने 90 करोड़ रुपए दिया, तो आपने किस आधार पर 90 करोड़ रुपया दिया भैया? और जब आपने एजीएल बनाया तो जो 3000 परिवार उससे जुड़े हुए थे, आपने उनको मेंबर क्यों नहीं बनाया? केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा को ही क्यों बनाया गया? इसका उत्तर दे दीजिए। एक लाइन में उत्तर दे दूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक लाइन में उत्तर, एक लाइन में 90 करोड़ में दिया गया। 90 करोड़ जो न्यूज़पेपर का लोन था
वो चुकाया गया और 3000 मेंबर आज भी मेंबरान है। ये दूसरा झूठ आपका पकड़ा गया। अरे तो यह उसी नहीं 5000 जल्दी से रखिए, हमारे को बाइंड अप करना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये कोई मामला ही नहीं है, तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी मामले पे संज्ञान लिया और गांधी परिवार को बोला कि आप क्रिमिनल केस फेस करिए, ट्रायल कोर्ट में जाइए, केस करिए, तो क्या उनके नजर में ये कोई मामला ही नहीं है? ट्रायल कोर्ट क्यों फेस, इनको अगर कोई मामला नहीं है तो बेल क्यों लेना? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और ऐसे में ईडी के मसले पर, ईडी की बेलगाम रफ्तार पर हमने बातचीत की और किस तरीके से आपने देखा तमाम गेस्ट हमारे उस पर उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और साथ ही ये भी कहा बदले की राजनीति है। तो एक तरफ भाजपा कह रही है कि अपना काम कर रही है ईडी और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं। ऐसे में एक सवाल प्रश्न यहाँ भी उठता है कि बंगाल में जिस तरीके से ईडी ने काम किया, क्या वो सही है या गलत है? ईडी ने अपना काम किया और आपने देखा कैसे वहां से लाखों का खजाना, करोड़ों का खजाना निकला है। इसी सवाल के साथ आज हम यहाँ से विदा लेते हैं और साथ ही एक बार फिर से कल आपसे फिर से रूबरू होंगे इंडिया के सवाल में। फिलहाल के लिए बस इतना ही और इसी के साथ देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7।